शून्यकाल। कौन? सोनिया जी को जी जी, श्रीमती सोनिया गांधी। प्लीज प्लीज हाउस शुड बी इन ऑर्डर, प्लीज हाउस शुड बी इन ऑर्डर, प्लीज। बैठिए बैठिए, आपको मौका दिया जाएगा, बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए, बैठिए प्लीज प्लीज, आपको अवसर दिया जाएगा, आप बैठ जाइए प्लीज प्लीज, आपको अवसर देंगे, बैठ जाइए बैठ जाइए। बैठिए बैठिए, बैठ जाइए, आपको अवसर देंगे बोलने का, आप प्लीज बैठ जाइए, बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए। लेट द हाउस बी इन ऑर्डर, प्लीज प्लीज। हाँ जी, सुनिए। ओके ओके बेटे, क्या ये क्या हो रहा है? बैठ गया आप उसको, बैठे बैठे, आप अक्सर है, पहले उनको बोलने दीजिए ना। वो बोल रहे हैं ना, वही बोल रही हैं। जी मैडम, जी प्लीज। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं एक ज़रूरी मामले पर बोलना चाहती हूँ जो हमारे देश के सामूहिक भविष्य को प्रभावित करता है। महामारी शुरू होने के बाद से हमारे बच्चों को, जो हमारा भविष्य है, उन्हें सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। देश के सभी संस्थाओं में से स्कूल ही सबसे पहले बंद हुए थे और सबसे आखिर में खुले हैं। जब स्कूल बंद हुए थे तो मिड डे मील की व्यवस्था भी रुक गई थी। ये तो राष्ट्रीय फूड सिक्योरिटी एक्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे जिनके कारण लोगों को सूखा राशन दिया गया, लेकिन बच्चों के लिए सूखा राशन, पके हुए पौष्टिक भोजन का कोई विकल्प नहीं है। ये सच है कि हमारे बच्चों के परिवारों की आजीविका में बहुत बुरे संकट का सामना करना पड़ा है। ऐसा संकट जिसका सामना बीते वर्षों में कभी नहीं हुआ था, लेकिन अब जैसे जैसे बच्चे स्कूलों में वापस आ रहे हैं, उन्हें और भी बेहतर पोषण की आवश्यकता है। यही नहीं, मिड डे मील से उन बच्चों को वापस स्कूल लाने की भी मदद मिलेगी जो इस महामारी के दौरान स्कूल छोड़ चुके हैं। अध्यक्ष जी, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-21 के अनुसार हाल के वर्षों में 5 वर्ष से कम आयु के वो बच्चे जो बेहद कमज़ोर है, उनका प्रतिशत 2015-16 की तुलना में बढ़ा है। यह चिंताजनक है और इसे रोकने के लिए सरकार को हर संभव प्रयास करना चाहिए। इसलिए अध्यक्ष जी, मैं आपसे, आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करती हूँ कि ICDS कार्यक्रम के तहत गरम और पका हुआ भोजन फिर से शुरू किया जाए और मिड डे मील को भी तुरंत शुरू किया जाना चाहिए। पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करने के बजट में प्रावधान किए जाने चाहिए और साथ ही आंगनबाड़ियों के माध्यम से गरम पका हुआ भोजन 3 साल से कम उम्र के बच्चों को और गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए भी उपलब्ध होना चाहिए और इसके लिए कम्युनिटी किचन शुरू करने का प्रावधान करना चाहिए। तो अध्यक्ष जी, मैं उम्मीद करती हूँ
कि उसे जल्दी से जल्दी लागू किया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। श्री सुकांत मजूमदार जी। घटना घटी कुछ दिन पहले, उस दिन से कुछ दिन पहले टीएमसी के एक उप प्रधान, डेप्यूटी पंचायत प्रधान का मर्डर हो गया था। उसका बदला लेने के लिए 5 घरों को जला दिया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, लोग उस जलते हुए घर से बाहर ना आ पाए, इसलिए बाहर से घर के दरवाजे को ताला चाबी से बंद कर दिया गया और 10-12 लोग, उनमें बच्चे भी हैं और सभी माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, सबको जलाकर राख कर दिया गया और पूरी मानवता वहां रोती रही। सिर्फ ये नहीं, वहां के गांव वाले बोल रहे हैं 20 लोग लापता है। गांव वाले बोल रहे हैं पुलिस के सामने एक कांड किया गया। सर, आपके माध्यम से मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं, लास्ट एक हफ्ते में पूरे पश्चिम बंगाल में 26 पॉलिटिकल मर्डर हुए हैं। इन 13 को पकड़ ले तो पूरे पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। हमारे सांसद जगन्नाथ सरकार के गाड़ी के ऊपर बम से हमला किया गया। 2 मई के बाद से कंटिन्यू वहां पे विरोधियों के ऊपर पोस्ट पोल वायलेंस चल रहा है। माननीय चेयरमैन सर, इसलिए हम चाहते हैं पश्चिम बंगाल में केंद्रीय हस्तक्षेप चले और केंद्रीय सरकार यहाँ पे अपना जो अधिकार है संविधान में दिया गया है, उस अधिकार को केंद्र सरकार प्रयोग करे और उस अधिकार को केंद्र सरकार प्रयोग करके जो उपयुक्त धारा है हमारे संविधान में दिया गया है, उस धारा का प्रयोग करके पश्चिम बंगाल के लोग नहीं। श्री एम गुरुमूर्ति जी, श्रीमती चिंता अनुराधा जी बोलिए। Thank you, Chairman, sir. The prices of LPG cylinders have increased in the last few months. Currently, LPG cylinders, both subsidized and non-subsidized, are available for around 900 as of March 2020 in major metros. Such high-cost domestic LPG cylinders has badly affected poor and middle-class households. The prices has increased 50% and increased with rising international oil and gas prices due to the ongoing Ukraine-Russia conflict. आपकी बात रखी जा चुकी है, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। आप बात रख चुके हैं अपनी, आपको पूरा अवसर दिया गया। नो, बैठ जाइए प्लीज, बैठिए, अब बैठ जाइए। नहीं, बैठ जाइए आप। And even it has been seen that the LPG subsidy is not provided nowadays for majority of domestic users, and even if it is provided, the amount is too less. There is also a need to link the subsidy provided as a percentage of the price of the LPG cylinder so that as price increases, the subsidy provided also increases. The increasing price of LPG cylinders is affecting household finance much more as we come out of COVID-19 and when inflation is showing up an upward trend. Thus, I request through you to the Ministry of Petroleum and Natural Gas would take these suggestions into consideration and provide LPG cylinders at subsidized rates for domestic users with consumer rate as par with inflation. Thank you, sir. Honorable Chairman, sir. Sir, rich heritage and culture of old civilization was discovered in Keeladi, Tamil Nadu. Similar Tamil, Sindh and associated civilization was discovered in Krishnagiri district. It has been registered in the history books of the pre-British, British and the post-British era. Prehistoric rock paintings, cave paintings are found enormously in Krishnagiri district of Tamil Nadu. The exact date of the painting has not been ascertained, but as per the archaeological department of Tamil Nadu, it may belong to the Neolithic period around 5000 BC to 10,000 BC. This is one of the earliest murals of Tamil Nadu and also in India. Many archaeologists have found megalithic culture in many places in the Krishnagiri region. Different type of burials were noticed like Cairn Circle,
with sarcophagus, can circle with cyst, dolmens. नहीं गलत, Mailaduparai, अब बैठ जाइए। Samutram, Thalapalli, Maharaja Kadai, Mallapadi, Antimalai, Bayanapalli, and Krishnadevaraya hillocks, इनको बिठाइए। Syed Basha hillocks are some of the important places. Several early rock paintings and epigraphies have been destroyed by the indiscriminate quarrying. Sir, I urge the government through you, sir, श्री सुदीप to बंदोपाध्याय declare जी। the area as a centrally protected area and explore the history through. एक मिनट रुको ना, मैं थोड़ा बोलता हूं। आप प्लीज बोलिए। Sir, in Birbhum district, one murder took place, and the name of the person who was killed, his name is Badu Sheikh. He was the deputy chairman of a municipality town belongs to our party. He was killed and murdered. Sir, this battle, he was Upapradhan. Sir, this is not a fight in between any two political parties. It is not that our fight is with BJP or our fight is with Congress or with CPM. It was a internal fight amongst the families itself. And sir, seat has been formed by the Honorable Chief Minister with high level officials. 20 persons have been arrested up till now. I have asked for appointment with Amit Shahji also. We want to meet him. We'll tell him in details. Anytime expected that we will be called for. They went and meet. I will say let the culprits be arrested. All punishments be given. Chief Minister has fully assured it is not any political fight in between any two political parties. तो इसको लेके राजनीति मत करिए। ये आप सांसदों का मेरा अनुरोध है। श्री पी वेलुसामी जी। பேச வாய்ப்பளித்தமைக்கு முதலில் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எனது திண்டுக்கல் பாராளுமன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்ட நத்தம் மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதியில் உள்ள விவசாயிகள் பெரும்பாலும் மாம்பழம் விவசாயம் செய்கிறார்கள். அந்த மாம்பழத்தை கொண்டு பழச்சாறு தயாரிக்கும் ஆலை அமைத்து கொடுக்குமாறும் மற்றும் எனது தொகுதிக்கு உட்பட்ட நிலக்கோட்டை பகுதியில் நறுமணப் பூக்கள் அதிக அளவில் விவசாயிகள் பயிரிடப்பட்டு வருகிறார்கள். அதனை பயன்படுத்தி வாசன திரவியம் தயாரிப்பதற்கு ஆலை அமைத்து தருமாறும் மேலும் இப்பகுதிகளில் விளைகின்ற பூக்களை வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்ய வழிமுறை செய்யுமாறும் அமைச்சரவர்களை கேட்டுக் கொள்கிறேன். மற்றும் திண்டுக்கல் மாநகராட்சி ஸ்மார்ட் சிட்டியாக அறிவிக்கப்பட்ட அறிவித்த நிலையிலேயே உள்ளது. அதை நடைமுறைக்கு கொண்டு வருவதற்கு அமைச்சரவர்களை கேட்டுக் கொள்கிறேன். மற்றும் திண்டுக்கல் மாவட்டம் ஆனது விவசாயத்தை மட்டுமே நம்பி இருக்கும் மாவட்டமாகும். எனவே இரு பகுதியில் உள்ள இளைஞர்கள் எதிர்காலத்தை கருத்தில் கொண்டு அவர்களுக்கு வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்கும் விதமாக ரயில் உதிரி பாகங்கள் தயாரிக்கும் தொழிற்சாலை அமைத்து தருமாறு அமைச்சர்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன். அதில்லாமல் திண்டுக்கல்லில் இருந்து பொள்ளாச்சி செல்லும் ரயில் பாதையின் குறுக்கே சப்வே அமைந்துள்ளது. அதில் குறிப்பாக அரமனை பகுதியில் அமைந்துள்ள சப்வேயில் மழைக்காலங்களில் மக்கள் பயன்பாட்டுக்கு இல்லாமல் அது பெரும் பாதிப்புள்ளாக இருக்கிறது. அந்த ரயில்வே கேட்டை மறுபடியும் மேனூரில் உள்ள ரயில்வே கேட்டு நிலையமாக மாற்றி அமைத்தால்தான் அந்த மழைக்காலங்களில் மக்கள் பயன்பாட்டுக்கு வரும் என்பதை இந்த நேரத்தில் நான் அமைச்சர்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். श्रीमती शताब्दी राय। ধন্যবাদ স্যার। স্যার আমার বীরভূম কনস্টিটিউয়েন্সিতে এমজি নরেগা সংক্রান্ত কিছু প্রবলেম আমি বলতে চাই। যেটা স্টাফরা প্রায় 50 জন স্টাফ যারা 2 মাস ধরে স্যালারি পাচ্ছে না, এবং এটা শুধু আমার বীরভূম না, সারা পশ্চিমবঙ্গে এই সংখ্যা অনেক বেশি। এবং যাদের মাইনে পেয়েছে তাদের পি ট্যাক্স এবং ইপিএফ এখনো জমা পড়েনি। সেকেন্ডলি হচ্ছে সাধারণ জাতিভুক্ত যে সমস্ত অদক্ষ শ্রমিক আছে তারা 100 দিনের কাজ করে, তাদের 6 মাস হচ্ছে ওয়েজেস দেওয়া হচ্ছে না। তাহলে এভাবে কাজ বন্ধ করতে হবে, কারণ আর কোনো উপায় নেই। এবং এক বছরে প্রায় 4.5 লাখ জব কার্ড হোল্ডার বীরভূমে আছে যে জেলায় কাজ করছে, কিন্তু 1.5 কোটি শ্রম দিবসে বাজেটে দেওয়া হয়েছে যেটা পিছু পরিবার পিছু তার
33.33 দিনের কাজে বেশি পাওয়া যাচ্ছে না, যদিও আমাদের জেলাতে পরিবার পিছু 50 দিনের কাজের চাহিদা আছে। স্যার, আমরা যারা এমপি হিসেবে এখানে আসি, তাদের কাছে মানুষ আসে তাদের দাবি নিয়ে এবং সেটা আমরা সলভ করব এই আশা নিয়ে, এবং আমার অনুরোধ মন্ত্রীর কাছে এগুলো তাড়াতাড়ি সলভ করা হোক এবং যে অসুবিধার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ আছে বা আমার বীরভূমের কনস্টিটিউয়েন্ট মানুষ আছে তাদেরকে সহজেই সলভ করে তাদের উপকার করার জন্য আমরা যারা প্রতিনিধিত্ব করছি তাদেরকে সুযোগ দেওয়া হোক। ধন্যবাদ। श्री रोडमल नागर जी, देखिए आप अपनी बात आप रख चुके हैं। नाउ प्लीज सिट डाउन, ये प्लीज सिट डाउन। श्री रोडमल नागर जी बैठेगा। एडवोकेट डीन कुरियाकोस जी। Sir, human-animal conflict is the main issue. We are, sir, let the house be order, sir, please. Sir, human-animal conflict is the main issue we are facing in Kerala, sir. In my constituency, more than 350 kilometers of border we are sharing with forest land. Sir, as per the Kerala government latest statistics, more than 1,233 people have lost their life last 10 years. More than 6,803 people have injured. In my constituency alone, 40 people have lost their life recent years, sir. Our due death compensation is 101 crore rupees, sir. Sir, totally 34,875 times animal attacks happened. It is a government data, sir. Officially, it was published. Sir, so our farmers are facing a severe situation, sir. Sir, the death compensation due 101 crore rupees plus the precautionary measures should be taken, sir. For that, enough fund is needed. So, I am demanding for special allocations to Kerala for precautionary measures. Precautionary measures like crash guard fencing, rail fencing, and other security measures should be needed. नरेंद्र कुमार जी, वो सामने बैठे हैं सर। हाँ, नरेंद्र कुमार जी, प्लीज। अरे आदरणीय सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभापति महोदय, आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जिला झुंझुनू राजस्थान में सेना भर्ती करवाने व उम्र की छूट दिलवाने के संबंध में जिला झुंझुनू राजस्थान सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है, जिसे देश में सबसे ज्यादा सैनिक दिए हैं। जिले में सेना भर्ती हुआ करती थी, जिससे जिले में बहुत से सैनिक देश को मिलते थे। 2 साल से अधिक का समय हो गया, युवा निरंतर सेना भर्ती में तैयारी करते हैं। युवाओं को सेना भर्ती की प्रतीक्षा करते हुए तथा 2 साल से कोरोना महामारी के कारण बहुत से युवा सेना से निर्धारित उम्र से अधिक हो गए हैं, जिससे बहुत से युवा सेना भर्ती से वंचित रह गए हैं। जिला झुंझुनू राजस्थान में सेना भर्ती करवाई जाए तथा युवाओं को सेना में 2 साल की उम्र की छूट दिलाई जाए। धन्यवाद। M.K. Raghavan ji. Respected Chairman, sir, I would like to raise very much public important issues related to the plight of the Anganwadi and ASHA workers. Sir, the word ASHA means hope. Sir, ASHA workers have provided hope to lakh of Indians over the years. They have provided hope to mothers, children and elderly. Sir, they helped us achieve our health goals. But sadly, sir, today these workers are left hopeless. So they are hopeless because government does not take care of them. So they are hopeless because their contributions are not recognized. They are hopeless because they receive a paltry sum as remuneration. Sir, I plead before you for the following for our ASHA and Anganwadi workers. Number 1, sir, the honorarium received by these workers is rupees 6,000 from Government of Kerala and 2,000 from Government of India. So I request to increase the same to at least 15,000 per month. The existing rigorous terms and conditions for this honorarium have to be modified and made simpler. Sir, please, sir. So, 2, these workers are provided with only insurance like Asha Kiran by Government of Kerala. So it is to be noted that there is no insurance schemes for these frontline warriors by Government of India. I request central government to provide them with the health, accidental and life insurance packages. The costs of this have to be borne by central government through budgetary provision. Sir, 3,
Apart from this, those ASA workers above 60 should be provided with the pension benefits. The incentives given to ASA and Anganwadi should be increased. Sir, our ASA and Anganwadi workers have helped decentralize India's healthcare system by bringing healthcare services to those of the most deprived and most marginalized. They helped us fight the pandemic. It is due to their efforts. मान्य चालू क्यों नहीं हो रहा? लाल आता हरा आता है. माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मनरेगा के विषय में आपके माध्यम से सरकार के समक्ष अपनी बात रखना चाह रहा हूं. जी बोलिए. ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की गारंटी देने हेतु चलाई जा रही योजना से ग्रामीण रोजगार के साथ ग्रामीण क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में भी काफी काम हो रहा है. मेरी लोकसभा क्षेत्र के मुरार, घाटी गांव, अनेकों विकास खंडों में जल संरक्षण हेतु पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार, मरम्मत, नदी नालों पर चेक डैम, स्टॉप डैम, सड़क आदि का निर्माण कार्य मनरेगा से किए जा रहे हैं. इन कार्यों में सामग्री अंश अधिक होने से 60-40 के अनुपात संधारण में समस्या होती है. मेरा आपके माध्यम से ग्रामीण विकास मंत्री जी से अनुरोध है कि इसे बढ़ाने पर विचार करें, जिससे मनरेगा के अंतर्गत इस तरह के अधिक से अधिक कार्य किए जा सकें. यह योजना डिमांड ड्रिवन होने के कारण इस हेतु पर्याप्त राशि उपलब्ध हो सकती है. सामग्री अंश का प्रतिशत बढ़ाने से ग्रामीण क्षेत्र में अधिकाधिक विकास कार्य होंगे और अधिक से अधिक रोजगार भी उपलब्ध कराए जा सकेंगे. इस हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबद्ध स्थायी समिति की सिफारिशों पर भी अमल किया जाए, यह मेरा निवेदन है. धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद. श्री अब्दुल खालेक INC जी. अध्यक्ष महोदया, पर्यटन मंत्रालय में अध्यक्ष महोदया, पर्यटन मंत्रालय में 15 स्कीमेटिक स्कीम है जिसको सर्किट कहते हैं. उसमें एक सर्किट है अध्यक्ष महोदया, कृष्णा सर्किट. तो कृष्णा सर्किट में अध्यक्ष महोदया गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा आते हैं. गोकुल भी आते हैं, मथुरा भी आते हैं, वृंदावन भी आते हैं, द्वारका भी आते हैं. लेकिन बहुत दुख की बात है अध्यक्ष महोदय, आसाम का कुंडिल का लोग मानते हैं. आसाम का लोग मानते हैं भगवान किशन आसाम के दामाद है. कुंडिल के बेटी रुक्मिणी जी भगवान किशन का पत्नी रहे. लेकिन ये कुंडिल को कृष्ण सर्किट में शामिल नहीं किया. सिर्फ वही नहीं, हमारा आसाम के महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव जो धर्म प्रचार किया था, जिसको एक शरण धर्म भी कहते हैं, जिसका महापुरुष धर्म भी कहते हैं, जिसका मेन आधार था, मूल आधार था कृष्ण भक्ति, जिसका मूल आधार था कृष्ण नाम या हरि नाम, और यह 17 संस्कृति, इसको भी एक कृष्ण सर्किट में शामिल नहीं किया. इसीलिए अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं गुजारिश करता हूं, आसाम की जो 17 संस्कृति, ये महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव का बर्थ प्लेस बरदुआ का जो नाम घर हो, या बोरपेटा कीर्तन घर हो, या कूचबिहार का मधुपुर सत्र हो, जितना सत्र है इसके लिए एक सेपरेट सर्किट बना जाए, नहीं तो कृष्ण सर्किट में शामिल किया जाए. मैं सभापति महोदय, मैं थोड़ा कोट करना चाहता हूं. कृष्णायो वासुदेवयो देवकी नंदनायो चो नंदो गोपो कुमारायो गोविंदायो नमो नमो. सभापति महोदय, ये जो मैं बोला, ये बरपेटा सारे आसाम इतना सत्र है, सारे सत्रों ये कृष्ण सर्किट में शामिल होना चाहिए. और मेरा बरपेटा जिले में एक गौरखिया गुसाई का मंदिर है, एक गोपालो कृष्ण का मंदिर है, वो भी कृष्ण सर्किट में आना चाहिए. और हमारा गुवाहाटी में दौल गोविंद मंदिर और जितना कृष्ण मंदिर है, पुराना मंदिर है, सारे मंदिर ये कृष्ण सर्किट में आना चाहिए. धन्यवाद सभापति महोदय. श्री नायाब सिंह बीजेपी से है. श्री नायाब सिंह जी. धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय. मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान वक्फ एक्ट 1995 के वक्फ संशोधन एक्ट 2013 की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं. इन संशोधन के बाद से वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी में अविस्मरणीय वृद्धि दर्ज हुई है और जुलाई 2020 तक वक्फ बोर्ड के पास
6,59,870 पंजीकृत प्रॉपर्टी हो गई, जिसमें 8 लाख एकड़ जमीन भी है। लेकिन इसका ब्यौरा केंद्रीय वक्फ बोर्ड की वेबसाइट पर आज तक भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। माननीय महोदय, आपको जानकर हैरानी होगी कि सेना व रेलवे विभाग के बाद आज वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी के मामले में तीसरे स्थान पर है। जैसा कि ज्ञात है, वक्फ बोर्ड सिर्फ उस जमीन व प्रॉपर्टी पर अपना हक जता सकता है जिसका मालिकाना हक मुस्लिम रहा हो, जो अब मालिक विहीन है या किसी मुस्लिम द्वारा दान में दी गई है। सिर्फ इस कारणों से तो वक्फ बोर्ड इतनी प्रॉपर्टी अर्जित नहीं कर सकता। वक्फ एक्ट 1995 में एक सोची समझी योजना के तहत उस समय की कांग्रेस सरकार, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे क्षेत्र का मामला है। उस समय की कांग्रेस सरकार ने तुष्टीकरण की राजनीति से वशीभूत होकर के 2013 में ऐसे संशोधन किए जिनकी मदद से किसी भी लावारिस प्रॉपर्टी को बड़ी आसानी से हड़प लिया जा सके। अनुच्छेद 36, 40, 83, 107 व 108A ऐसे ही कुछ उदाहरण हैं। ये संशोधन देश की धर्मनिरपेक्ष भावना के भी विरुद्ध हैं। मेरे प्रदेश हरियाणा में तो इस संशोधन के बाद वक्फ बोर्ड ने 40-50 वर्षों से रह रहे किराएदारों के अनुबंधों को रद्द करके प्रॉपर्टी का किराया 250% तक बढ़ा दिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करता हूं कि सरकार ये ब्यौरा सार्वजनिक करे कि जब वक्फ बोर्ड की स्थापना दिसंबर 1964 में की गई, तब इसके पास कुल कितनी प्रॉपर्टी व जमीन थी, वह आज इसके पास कितनी प्रॉपर्टी व जमीन है, और इसे पंजीकृत करते समय राजस्व रिकॉर्ड अनुसार उसका मालिकाना हक किसके नाम था, जिसका स्रोत मुस्लिम ना पाया जाए, उस प्रॉपर्टी व जमीन को उसके असली मालिक को वापस लौटाया जाए और इस सारे ब्यौरे को केंद्रीय वक्फ बोर्ड के वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया जाए। अध्यक्ष जी, मैं आपका धन्यवादी हूं कि आपने मुझे इस विषय के ऊपर अपनी बात रखने का समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री अर्जुन लाल मीना जी। धन्यवाद सभापति महोदय। आज मुझे शून्य काल में देश के सभी आदिवासियों का आरक्षण से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण मुद्दे को आपने उठाने का मुझे अवसर दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। संविधान में अनुच्छेद 342 के अनुसार एसटी को आरक्षण और संरक्षण प्राप्त है। इसके लिए 1950 में राष्ट्रपति जी ने संवैधानिक आदेश जारी किया था। सभापति महोदय, जनजातियों को आरक्षण उनकी संस्कृति के संरक्षण के साथ विकास शिखर की प्राप्ति के लिए दिए थे, परंतु एसटी में कन्वर्टेड क्रिश्चियन जो 18% हैं, वो सब लगभग 75% नौकरियों और अन्य लाभ ले रहे हैं, जो 82% मूल आदिवासियों को कम लाभ मिल पा रहा है। निवेदन है, एससी की तर्ज पर जो अनुसूचित जाति के तर्ज पर एसटी में कन्वर्टेड क्रिश्चियन और मुस्लिम को बाहर किया जाए। कारण ये दोनों जो समुदाय हैं, कन्वर्टेड मुस्लिम और कन्वर्टेड ईसाई, ये एसटी का लाभ ले रहे हैं, दोहरा लाभ ले रहे हैं। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि ऐसे कन्वर्टेड ईसाई और मुस्लिमों को एसटी सूची से बाहर किया जाए, ये मेरी मांग है। धन्यवाद। श्री कुलदीप राज शर्मा जी। नहीं है। श्री एन रेड्डप्पा बाई जी। Thank you very much, Madam Ji. The Department of Social Justice and Empowerment recently released guidelines of the National Overseas Scholarship Scheme for the year 2022-23, saying one of the mandatory conditions reads that, Madam, topics concerned Indian culture, heritage, history, social studies, on India-based research topic shall not be covered under National Overseas Scholarship, Madam. This implied that students whose research work relates to the above mentioned areas of study stand similarly excluded from the purview of the scholarship scheme, leaving the
the final decision as to which the topic can be covered under such category will rest with the selection screening committee of National Research Center, madam. The issue needs immediate attention as a scholarship meant specifically for marginalized caste students to pursue the higher education abroad cannot be reasonably introduced the criterion, whereas such researchers are prevented from researching about their own marginalized status in Indian history and culture at the intersection of their choice, madam. The moral horizon universities is by default universal. It cannot be rusticated with the idea of national borders and taboo subjects. Hence, the Department of Social Justice and Empowerment must remove the restriction from the notification to encourage to promote research work on topics concerned the culture and history of the marginalized students. Therefore, I request the Union Government through Madam Ji to amend the new National Overseas Scholarship for the year 22-23, Madam. Thank you very much, Madam. श्रीमती प्रतिमा मंडल जी. Madam, there are more than 40,000 women in India who have been abandoned by their non-resident Indian husbands. In more than 50% of the cases, women are also harassed by their husband's family. The National Commission for Women received 2,846 complaints from women who had been abandoned between 2017 and 2021. The Standing Committee also noted that 5,298 complaints related to NRI marital grievances. According to the provisions of the Registration of Marriage of Non-Resident Indian Bill 2019, every NRI who marries an Indian or another NRI will have to register the marriage within 30 days. In case the person fails to do so, the passport authority may seize his passport. Thus, I request to the Minister of External Affairs through you to make sure that the bill is brought in the upper house at the earliest and turned into a full-fledged law. Thank you, madam. श्रीमती मांगा गीता विश्वनाथ जी. Thank you, madam. Madam, LIC employees and agents have been staging demonstrations across the country against the disinvestment of a 5% stake in the company and come out with an initial public offer IPO. Ma'am, while the government claims it is not looking to private LIC and will continue to hold a controlling stake in LIC, but the IPO comes at a time of tightening of markets globally. The many IPOs of Indian companies underperforming in the market. Moreover, this month, the foreign portfolio investors have pulled out of 38,000 crores from India. This is the highest sell-off in 22 months. Ma'am, this is like we request the central government to immediately put off the IPO and allow the market to recalibrate to the new geopolitical pressures to protect the LIC employers and agents. Thank you, ma'am. श्री गिरीश चंद्र जी. आदरणीय सभापति महोदय जी, आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने मुझे अपने संसदीय क्षेत्र नगीना में एक केंद्रीय विद्यालय खोलने की स्थापना के बारे में मुझे बोलने का समय दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपने लोकसभा संसदीय क्षेत्र नगीना जनपद बिजनौर उत्तर प्रदेश की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। बगैर शिक्षा के किसी भी क्षेत्र का चतुर्मुखी विकास होना संभव नहीं है। यह हम सभी सांसदों को पता है कि केंद्रीय विद्यालयों में हमारे अनुशंसा से होने वाले प्रवेश उन गरीब, मजदूर, पिछड़े समाज के बच्चों के लिए हैं जिनके माता पिता धन के अभाव के कारण अपने बच्चों को शिक्षा प्राइवेट विद्यालयों में कराने से वंचित रह जाते हैं। मुझे बहुत ही खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि आजादी के बाद भी आज तक बिजनौर जनपद में
कोई केंद्रीय विद्यालय अभी तक नहीं खुला है। अतः मुझे संसदीय क्षेत्र नगीना के संसद सदस्य द्वारा जिन बच्चों का प्रवेश हेतु अनुशंसा की जाती है वे गरीब बच्चे दूसरे जनपदों में जाकर किराए के मकान में अन्य खर्चों के चलते बीच में ही अपने आधी अधूरी शिक्षा छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। अतः सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम सरकार से ये मांग है कि मेरे संसदीय क्षेत्र नगीना जनपद बिजनौर में एक केंद्रीय विद्यालय खोलने की पहल करें और इसी सत्र में अन्य केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना किराए के मकान से आरंभ कराने की कृपा करें। यदि जमीन की आवश्यकता हो तो मेरे नगीना में जमीन की उपलब्धता भी हो जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। श्री रतन लाल कटारिया जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री भारत सरकार का ध्यान रेलवे स्टेशन शिमला एवं कालका की दौरान यात्रियों को आने वाली समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। महोदय, पहाड़ों की सबसे प्रिय कालका शिमला हेरिटेज सेक्शन 124 साल पुरानी कालका शिमला टॉय ट्रेन का इतिहास बहुत ही रोमांचक और रेलवे इंजीनियरिंग की अद्भुत मिसाल है। शिमला टूरिज्म की दृष्टि से यह बहुत ही सुंदर स्थान है। अधिकतर लोगों को टॉय ट्रेन से ही शिमला जाना पसंद है। माननीय अध्यक्ष जी, कुछ समय पहले रेलवे द्वारा लोगों के आरामदायक सफर हेतु कुछ टॉय ट्रेनों के साथ 1 से 2 विस्टाडोम कोच जोड़े गए थे, जिससे लोगों को यात्रा के दौरान काफी आनंद महसूस होता था। परंतु सभी टॉय ट्रेनों में विस्टाडोम कोच नहीं लगाए गए। कोचों की संख्या भी बहुत कम है। दिसंबर माह में बर्फबारी के दौरान कई ट्रेनें अपने समय से लंबित या रद्द हो जाती हैं, जिससे यात्रियों को कई प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। रात्रि के समय यात्रियों के लिए कालका तथा शिमला स्टेशन पर रात्रि ठहराव के लिए भी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिससे लोगों की लूटपाट जान का खतरा, स्टेशन पर खान पान, कैंटीन अव्यवस्था आदि को लेकर भी उन्हें कई मुसीबतें उठानी पड़ती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि कालका से शिमला चलने वाली टॉय ट्रेन में विस्टाडोम कोचों की संख्या में बढ़ोतरी, स्टेशनों पर रात्रि ठहराव की व्यवस्था, साथ ही सर्दी के मौसम में पड़ने वाली बर्फ से रद्द होने वाली ट्रेनों से यात्रियों को होने वाली समस्याओं का जो सामना करना पड़ता है, उससे निजात दिलाने हेतु व्यवस्था की जाए, ताकि टूरिज्म और आय के स्रोत को अधिक बढ़ावा मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद। श्री जनार्दन मिश्र जी। धन्यवाद अध्यक्ष सभापति महोदया। मुझे आपने आंगनवाड़ी एवं आशा कर्मियों की समस्याओं पर बोलने के लिए अवसर दिया। महोदया, आंगनवाड़ी केंद्रों एवं आशा कार्यकर्ताओं द्वारा देश के छोटे बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ ही गर्भवती माताओं एवं प्रसव पश्चात उनके जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की जा रही है। विशेष रूप से कोविड के महाविकराल समय में जिस तरह से आंगनवाड़ी केंद्रों में कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं तथा आशा कर्मियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर कोविड से बचाव के प्रति जागरूकता फैलाने, कोविड प्रभावित रोगियों के घरों तक दवाइयां बांटने, उन्हें अस्पताल तक पहुंचाने में सहायता करने एवं वैक्सीनेशन में अतुलनीय कार्य किया है। इन कार्यों के दौरान इनमें से कई कोविड के प्रभाव में आकर काल कलवित हुई, शहीद भी हुई हैं। इनके कार्यों को देखते हुए इनको प्रदान किए जाने वाला मानदेय काफी कम है। साथ ही इनकी सेवाओं की कोई सुनिश्चितता दूसरे शासकीय कर्मचारियों जैसी नहीं है। अतः भारत सरकार से आग्रह है कि इनका मानदेय बढ़ाया जाए और दूसरे सरकारी सेवकों को मिलने वाली सुविधाएं प्रदान की जाए। धन्यवाद। बहुत अच्छा। श्री एम गुरुमूर्ति जी। Thank you, Honorable Chairperson, ma'am. Atal Innovation Mission has been promoting a culture of innovation and entrepreneurship in the country. Atal Incubation Centers is one among the 6 major initiatives of AIM for promoting an ecosystem for startups and entrepreneurs at university, institution and industry levels. As most of the AICs established
would be sector specific in areas such as energy, health, education, agriculture, cyber security, etc. Tirupati is educational hub with 7 universities, ISER and IIT Tirupati with high potential of knowledge resource for building futuristic India. The essential need of capital equipment and operating facilities, sectoral experts, business planning support, access to seed capital, industry partnerships, training and other relevant components are required in Tirupati. I request through you, ma'am, to the Niti Aayog and the Ministry of Planning to take necessary steps to establish world-class incubation center in specific subjects and sectors in the universities, ISER and IIT Tirupati to promote innovation and revolutionize and entrepreneurial ecosystem in country, madam. Thank you, madam. बहुत अच्छा। श्री अधीर रंजन चौधरी जी। मैडम, लगातार हम लोग ये मांग करते आ रहे हैं कि आज की हिंदुस्तान में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और खासकर रसोई गैस की दाम में जिस तरीके की बेतहाशा इजाफा हुई है, जिसके चलते आम लोगों की काफी परेशानियां झेलना पड़ते हैं, ये सारे दाम की बढ़ोतरी को रोका जाए और ये वापस ही लिया जाए, क्योंकि पिछले 8 सालों से इस सरकार सुनियोजित तरीके से पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस पे एक्साइज ड्यूटी बढ़ोतरी करते हुए 26 लाख करोड़ रुपया कमाए हैं। ये बहाना देते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की दाम की इजाफा हुई है। ये एक बिल्कुल गलत, असत्य, फिजूले तथ्य है, इसलिए कि जब यूपीए सरकार में $108 पर बैरल तेल की दाम थी, उस समय भी हमारी सरकार ने हिंदुस्तान के आम लोगों को 71 रुपया 41 पैसा 1 लीटर पेट्रोल, 55 रुपया 49 पैसा 1 लीटर डीजल दिया करते थे। और आज ऐसी हालत में इस सरकार एक ही दाम रहते हुए एक पेट्रोल में 24 रुपया और डीजल में 31 रुपया दाम की बढ़ोतरी किए हैं। और आपने सुना होंगे रसोई गैस में 50 रुपया का वृद्धि किए हैं, पेट्रोल डीजल में 80 पैसा रुपया बढ़ा चुके हैं। तो इसी हालत में सरकार से हम ये गुजारिश करूंगा कि इस तरीके की आम लोगों की जेब में डाका मत डाला करो, क्योंकि आम लोग जब बाजार में जाते हैं तो जेब खाली हो जाते हैं। लोगों की हर रोजमर्रा की चीज की जो दाम होते हैं वो आसमान छू रहे हैं। इसी समय जब सरकार की तरफ से आम लोगों की राहत देना जरूरी है, सरकार ये फिजूले दुहाई बना के आम लोगों की जेब काट रहे हैं। इसलिए मैं दोबारा सरकार को ये गुजारिश करूंगा, मांग रखूंगा कि जिस तरीके से धड़ल्ले से ये दाम की इजाफा हो रहे हैं पेट्रोल, डीजल, रसोई और खासकर केरोसिन को भी, उससे ये सरकार वापस ले और हिंदुस्तान की आम जनता को राहत दे। बहुत अच्छा। हाँ, श्री निशिकांत दुबे जी। धन्यवाद सभापति महोदय। कांग्रेस की जो आदत हो गई है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। अभी कांग्रेस की अध्यक्षा बोल रही थी, स्पीकर महोदया बहुत अच्छा बात बोल रही थी कि मिड डे मील स्कीम में न्यूट्रिशन होना चाहिए, महिलाओं को जो है खाने पीने का ऐसा सामान देना चाहिए जिससे वो एनीमिक नहीं रहे, बच्चे तंदुरुस्त हों। भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार यही चाहती है, माननीय प्रधानमंत्री जी भी यही चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को बताना चाहता हूं और देश को बताना चाहता हूं कि मैं जिस राज्य से आता हूं, झारखंड, मेरे पीछे सुनील सिंह साहब बैठे हुए हैं। हमारी जब सरकार थी राज्य में रघुवर दास जी के नेतृत्व में, हमने माननीय सोनिया जी के ही पद चिन्हों पर चलकर आंगनबाड़ी में ये व्यवस्था की थी कि वहां जो है खाना पकाया जाएगा और न्यूट्रिशियस फूड जो है वो बच्चों को दिया जाएगा, महिलाओं को दिया जाएगा। जब से ये कांग्रेस की सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार ने उसके स्थान पर सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिलाएं काम करती थी, जो न्यूट्रिशियस फूड आता था, जो वेजिटेबल्स आता था, उसके आधार पर माफिया और दलालों को, मेरे शब्दों को गौर करिएगा, माफिया और दलालों को उन्होंने कुक्ड फूड दे दिया। मतलब वो जो व्यवस्था थी, तो जब झारखंड में कांग्रेस ये काम कर रही है तो पूरे देश को यदि सोनिया जी ने बताया तो उनको पूरे देश से माफी मांगना चाहिए। और मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से आग्रह है, मैं मंत्री से मिल चुका हूं, स्मृति ईरानी जी से मैंने रिप्रेजेंटेशन दिया है, दिशा कमेटी में मैंने बोला है कि झारखंड सरकार और कांग्रेस की सरकार जो दूसरा कौड़ा दोहराना चाहती है और आखंड आंगनबाड़ी केंद्र की इस तरह की दुर्दशा करके
जो बच्चे और महिलाओं के साथ अन्याय कर रही है, उसकी सीबीआई इंक्वायरी कराकर इस सरकार को बर्खास्त करना चाहिए और सभी को जेल में डालना चाहिए। अब 22 मार्च का शून्यकाल हम ले रहे हैं। श्री असित कुमार मल जी। Thank you, Madam. For your kind information, I want to say that more than 8 crore bidi workers make bidi for their livelihood in West Bengal, including Birbhum district and Burdwan district. Most of them women and old men. These bidi workers need no educational qualifications. They are very poor and needy. They have to work in unhygienic conditions. I want let the central government should stand by them with all kinds of helps, such as making home for them, accidental death benefit, pension of unorganized sector, etc. I appeal to Honorable Union Labour Minister to fulfill the crying needs of bidi workers, which they can have as benefit and facilities from the central government. Thank you, Madam. ठीक। श्री सुमेधानंद सरस्वती जी। श्री अमर सिंह जी। बोला जा। धन्यवाद सभापति जी। मैं भारत सरकार ने क्या करना चाहिए? भारत सरकार ने 23 फरवरी को एक भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड का ऑर्डर किया है, जिसमें जो चेयरमैन और मेंबर्स की सिलेक्शन का क्राइटेरिया चेंज कर दिया है। मैडम, मैं ये कहना चाहता हूं, भाखड़ा 1955-56 में अनडिवाइडेड पंजाब में जब हमारे चीफ मिनिस्टर सरदार प्रताप सिंह कैरो थे, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन लोगों ने भाखड़ा डैम बनाने की नींव रखी थी। ये अनडिवाइडेड पंजाब की सारी प्रॉपर्टी है, सारा पैसा पंजाब ने लगाया और तब से आज तक चेयरमैन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बनता है, मेंबर पावर पंजाब का होता है, मेंबर इरिगेशन हरियाणा का होता है। अब वो क्राइटेरिया चेंज करने की कोशिश की जा रही है। पंजाब, मेरा निवेदन है, बहुत सेंसिटिव स्टेट है, पानी बहुत बड़ा मुद्दा है, ये कहीं माहौल बिगड़ ना जाए। वो राजस्थान को हम दे रहे हैं, आपका वो राइपेरियन स्टेट हम हैं, फिर भी दे रहे हैं। लेकिन वो बात अब ये हो रही है कि जब प्रॉपर्टी हमारी, पैसा हमने लगाया, आज भी 1200 साढ़े 1200 करोड़ का बजट रहता है, पंजाब और हरियाणा बांटते हैं, थोड़ा राजस्थान से भी आता है, तो फिर मेंबर क्यों नहीं उनके रहेंगे? ये पानी पंजाब में पिछली बार भी बहुत माहौल खराब हुआ था। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, भारत सरकार को निवेदन करना चाहता हूं, ये पानी पंजाब के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, सेंसिटिव है, बॉर्डर स्टेट है। इस ऑर्डर को इमीडिएटली वापस लिया जाए और पंजाब और हरियाणा के जो मेंबर जैसे जाते हैं वैसे ही रिस्टोर किए जाए। सुनील कुमार सिंह जी। आदरणीय सभापति जी, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं कि आपने मुझे झारखंड की बहुसंख्यक जनता के पीड़ा को व्यक्त करने का अवसर दिया है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि श्री महारामनवमी का पर्व झारखंड में लोक आस्था का महापर्व है और ये पर्व होली के तुरंत बाद प्रत्येक मंगलवार को मंगला शोभा यात्रा से शुरू हो जाता है। लेकिन अत्यंत खेद और दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि महारामनवमी की शोभा यात्रा और मंगला शोभा यात्रा को लेकर झारखंड सरकार की जो नीति है, जो वहां कांग्रेस और जेएमएम की जो सरकार गठबंधन की चल रही है,
उसने बहुसंख्यक जनता के आवाज को दबाने का काम किया है और आज तक कहीं भी अनुमति नहीं मिल रही है। कल मैंने खुद भी मंगला शोभा यात्रा के लिए अनुमति का पत्र भेजा था, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुई। नतीजा ये हो रहा है कि बिना किसी आदेश के कहीं कहीं लोग स्वयं निकाल रहे हैं, लेकिन ये इसलिए दुर्भाग्यजनक है क्योंकि झारखंड की सरकार ने बहुसंख्यक जनता के धार्मिक अधिकार पर, जो हमें पूजा पाठ और अपने पर्व को मनाने का अधिकार है, उस पर रोक लगा रखा है, जबकि कोरोना के नाम पर पूरे देश में कहीं भी अपने आस्था के पर्व मनाने पर रोक नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से यह आग्रह करूंगा कि झारखंड सरकार को सचेत करें। साथ ही साथ सभापति महोदया, मैं ये भी कहना चाह रहा हूं कि ये सदियों से चला आ रहा परंपरा है। झारखंड में सैकड़ों साल से हजारीबाग, चतरा, रामगढ़, लातेहार, रांची, जमशेदपुर, कोडरमा, यानी जन जन तक गांव गांव में ये पर्व मनाया जाता है और ये सरकार प्रभु श्री राम के इस पर्व को और बजरंगबली के इस पर्व को जो समाप्त करने की साजिश कर रही है, ये साजिश सफल नहीं होने दी जाएगी। मैं इसलिए आपके माध्यम से भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि इसमें हस्तक्षेप करें और जो जय श्री राम पर पाबंदी लगाने का प्रयास झारखंड सरकार कर रही है, उसको मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जय श्री राम कोई सांप्रदायिक उद्घोष नहीं है, ये भारत की विराट चिट्ठी का अभिव्यक्ति है और ये महामंत्र है। इसलिए झारखंड की सरकार का जो रवैया है, इस पर रोक लगाने के लिए आपके माध्यम से मैं भारत सरकार से चाहता हूं कि हस्तक्षेप करें। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती बीना देवी जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय जल शक्ति मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहती हूं कि वैशाली संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत प्रखंड पारू के अंतर्गत विभिन्न पंचायत क्षेत्र जिसमें कटारू, जाफरपुर, ग्यासपुर, चिंतावनपुर एवं कमलपुरा पंचायत, जिसमें जल निकासी की बड़ी समस्या है जो कि काफी वर्षों से लंबित है। इन पंचायतों के लगभग आधे से ज्यादा कृषि भूमि उपयोग के रूप में है और इस सभी कृषकों उपयोग भूमि को जल निकासी के एकमात्र स्रोत है कि नाला है, जो कि इन कृषि भूमि को भूखड़ को जोड़ते हुए 8 किलोमीटर दूरी बूढ़ी गंडक नदी में मिलती है, परंतु काफी वर्षों से उड़ाही न होने के कारण जल निकासी की समस्या बढ़ते जा रही है, जिससे सैकड़ों किसानों को आर्थिक क्षति पहुंच रही है एवं बाढ़ जैसे हालात पड़ते बने रहते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करती हूं कि पारू प्रखंड के अंतर्गत आने वाली इस जल निकासी की समस्या का समाधान शीघ्र अति शीघ्र करे, किसान को आर्थिक क्षति से बचाया जा सके। लगभग 10,000 एकड़ भूमि जिससे कि प्रभावित होने के कारण वर्तमान में खेती योग्य नहीं है, उसकी उड़ाही कर उसे खेती योग्य बनाया जाए। धन्यवाद। बहुत अच्छा। श्री एन.के. प्रेमचंद्रन जी। Thank you, Madam Chairperson. Madam Chairperson, my zerover submission is in respect of pollution of a particular village in my constituency. That is Panmana village and the place is Chittoor area. Madam Chairperson, Chittoor and surrounding places in Panmana village are facing critical environmental issues due to the pollution from KMML Chavara, Kollam, an industrial establishment. Madam, the state government authorities have visited the places and found that 183 acres of the land around KMML is not fit for human habitat due to the pollution. After the discussion with the concerned, the government has decided to take over the land. The land was categorized and land value was also fixed by the district collector and the concerned authorities. Landowners were given, the consent was given by the landowners also. The process, but unfortunately the process is still being delayed. The families residing in Chittoor and surrounding places are facing crisis and they are undergoing treatment for diseases due to the air, water and soil pollution.
The only remedy is to take over the land and rehabilitate the people in that locality. Therefore, I urge upon the government to initiate immediate action to take over the land in Chittoor and surrounding places of KMML Chavara so as to save the people from the hazards of environment pollution. The concerned minister has visited the place, assured that the land will be taken within 3 months, but 1 year has elapsed, nothing is done. Therefore, I once again urge upon the government to take over the land and protect the people who are in bitter way living there. And also the environmental hazards is there. Therefore, the life and property of these people have to be protected by rehabilitating them from that place. Thank you, ma'am. Shri Virender Singh ji. अध्यक्ष जी, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय इस संसद को बताना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि पूरा संसद उस बात से सहमत होगा। यह देश कृषि प्रधान देश है, किसानों का देश है। आजादी के लड़ाई के दिनों में बापू मोहनदास करमचंद गांधी कहते थे कि हिंदुस्तान की आत्मा गांव में बसती है और किसानों में बसती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि हमारी आत्मा किसानों के समृद्धि के लिए हमेशा चिंतित रहती है और उसी के लिए काम करती है। अध्यक्ष जी, सब नीति उद्योग नीति बन गई, पर्यटन नीति बन गई। अभी हवाई जहाज मंत्री कह रहे थे उड्डयन नीति बनाने के लिए। यहाँ संसद के सबसे वरिष्ठ सांसद मेरे भ्रातृवत मित्र मुलायम सिंह जी बैठे हैं। कृषि नीति नहीं बनी अभी। इस देश की अर्थव्यवस्था, कृषि अर्थव्यवस्था और ग्रामीण अर्थव्यवस्था इतनी शक्तिशाली है अध्यक्ष जी कि देश को शक्तिशाली बनाया है। कोरोना के महामारी में सारे उत्पादन बंद हो गए थे, लेकिन किसानों के तपस्या के बल पर खेती का उत्पादन 37% बढ़ गया था। और तभी इस देश के किसी भी व्यक्ति को भूखमरी मरने नहीं देने की व्यवस्था इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। एक कृषि नीति बनाई गई थी किसानों के समृद्धि को बढ़ाने के लिए। उस पर कुछ लोग असहमत थे। प्रधानमंत्री जी की महानता है कि उन्होंने कहा कि मैं समझा नहीं पाया, इस नीति को मैं वापस लेता हूं। लेकिन ये संसद और देश के गांव में रहने वाले 6.5 लाख गांव में रहने वाले किसान सभापति जी इस बात के लिए सहमत हैं कि किसानों के समृद्धि के लिए कोई कृषि नीति बननी चाहिए। जिस तरह उद्योग नीति बनी है, पर्यटन नीति बनी है, किसानों के समृद्धि के लिए एक कृषि नीति बननी चाहिए कि किसानों को ये भरोसा हो सके सरकार से, शासन से। पहली बार भरोसा पैदा हुआ है अध्यक्ष जी। 6,000 रुपया सालाना मिलता है। हम समझते हैं कि इधर के लोग सहमत होंगे, असहमत होंगे, लेकिन इस बात से सब लोग सहमत रहते हैं कि जिसका खसरा खतौनी में नाम है 6,000 रुपया सालाना मिलता है, तो रबी और खरीफ के फसल के समय उसको कितनी कठिनाइयों से समाधान करने के अवसर मिलते हैं। ये प्रधानमंत्री जी का फैसला था। पशुधन के मामले में हमारे मुलायम सिंह जी कहते हैं, अभी हमसे परसों कह रहे थे, मैं तो 5 भैंस रखा था, 4 गाय रखा था और उससे किसानी शुरू किया था। आज प्राकृतिक खेती के बारे में सभापति जी, प्राकृतिक खेती के बारे में जो हमारे संसद ने बजट में कानून बनाया है, बजट में प्रावधान किया है कि गंगा के किनारे 5 किलोमीटर के दायरे में हम प्राकृतिक खेती करेंगे, कृषि नीति में शामिल किया जाए। अध्यक्ष जी, मैं आपसे विनम्रता से निवेदन करता हूं कि कृषि नीति बनाने के लिए इस सदन में सब लोग सहमत हैं। मैं समझता हूं कि सब लोग सहमत हैं और कृषि नीति जरूर बननी चाहिए किसानों के समृद्धि के लिए। बहुत अच्छा। श्री एम सेल्वराज जी, सेल्वराज, हाँ, Shri M. Selva. Yes. Thank you, madam. The handloom and handicraft products have significant contribution on economy. They are not only sold in the domestic market, but most of the products are also exported abroad. The handloom sector is known for providing employment in rural areas and is next only to the agriculture sector. Most of the weavers belong to BC, SC, ST, minority community. There are all worst hit
during the pandemic, as there are not getting work from these master weavers and cooperative societies since March 2020. However, the demand for handlooms increased by 12.66% compared to the previous year. Thus, there is an urgent need of government support to protect both of weavers and traditional economic enterprises. The government is extend various schemes for the benefit of handloom weavers. Mudra scheme, Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana, Pradhan Mantri Suska Bima Yojana, and Mahatma Gandhi Bankar Bima Yojana. The livelihood thus weavers are at stake during the pandemic period. Hence, the government should consider and extend some monthly financial assistance and aid to the families. The handloom weavers should be protected immediately. Thank you, sir. हाँ, श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले जी। थैंक यू मैडम। महाराष्ट्र में डॉक्टर आरती सिंह नाम की एक हमारी कमिश्नर ऑफ पुलिस है अमरावती की। मैं पेपर पढ़ रही थी और उस पेपर में आया था कि वो किसी कमेटी ने उसको दिल्ली बुलाया था, ये आरती सिंह को जो पुलिस अफसर है, और उनको जब बुलाया था तो उनकी फ़ोटो खिंचवाई थी और अमरावती में वायरल करी थी और वो सब पेपर में आया था। और मैं पढ़ने के बाद मुझे काफ़ी आश्चर्य लगा कि एक महिला भी कोई भी अफसर अगर राज्य से यहाँ आए और उसको यहाँ अगर बुलाया गया है पेशी देने के लिए और उसके ऐसे फ़ोटो उछाले तो ये अच्छी बात नहीं है। तो मैंने आज जब उसको फ़ोन किया तो आरती कोई धरना दे रहा था, तो मैंने पूछा आरती मैं आपका जो इशू है समझना चाहती हूँ और मैं ज़रूर स्पीकर साहब को बता दूंगी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसने कहा नहीं ताई मैं तो फंसी हूँ रास्ते में, ऐसे क्या हो गया? सर बड़ा आंदोलन चल रहा है। मतलब किस बात का आंदोलन हो रहा है? तो बोली नहीं कोई सिलेंडर लेके सारी महिला रास्ते पे बैठी है। तो मैं सोच रही थी कि मैं तो आरती के बारे में बोलना चाहती थी, लेकिन इस भारत की दो महिलाओं के लिए ज़रूर बोलना चाहती हूँ कि जिस गृहलक्ष्मी के हाथ में इसी सरकार ने उज्ज्वला योजना दी, और इस योजना जब उज्ज्वला योजना दी तब खुद की पीठ थपथपाई कि कितने अच्छे सस्ते दामों में हमने महिलाओं को कितनी बड़ी सेवा की। और हम सबको अच्छा लगा कि अच्छी बात है हमारी महिलाओं की मदद हो रही है। लेकिन आप भी एक महिला है, मैं भी महिला हूँ। हम सबको पता है कि पेट्रोल, डीजल और सिलेंडर के भाव आज ऊंचाई, मैंने हमारे मराठी में कहावत है गगन पहुंचे, मतलब आसमान छू चुका है। और इसी लोग मैं सोच रही थी कि अभी इस पे क्या कर सके। तो मैंने ऐसे ही सोचा, आप भी समझ पाएंगी मेरी वेदना, कि इस पे कैसे अमल किया जा सकता है। तो इस सरकार जो आज केंद्र में है, हर इस भारत के लोगों ने लाइन में खड़े लाके एक नहीं 5 राज्यों में इनको जिताया। तो इस सब महंगाई पे कोई लगाम दे सकता है तो शायद मुझे लगता है भगवान मुझे जरूर इस पे गाइड करे कि सिर्फ इलेक्शन ही लगा सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। जब इलेक्शन होता है तो महंगाई कम रहती है, इलेक्शन 2 दिन में उठ जाए तो पेट्रोल, डीजल और हर महीने महंगाई होती है। तो मेरी सिर्फ इस केंद्र सरकार से बहुत विनती है कि हर महीने आप एक इलेक्शन ले लीजिए, आप भी बड़े व्यस्त रहेंगे और ये जो कमर मोड़ पेट्रोल डीजल का दाम भी ठीक रहेगा। और जो आज बेचारा गरीब किसान जिसके कारण आज मिडिल क्लास है, सबको दिक्कत आ रही है, उनसे इन पीड़ा से सबको मुक्ति मिले। थैंक यू। धन्यवाद। श्री गौरव गोगई जी। धन्यवाद सभानेत्री महोदया। असम में पिछले कुछ सालों से बहुत से युवा अपने घर को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर अल्फा में जो एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भर्ती हो रहे हैं। और ये बहुत अफसोसजनक और चिंताजनक बात है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे युवा सकारात्मक कामों में लगे। और असम और उत्तर पूर्वांचल में उग्रपंथी के कारण हमने दशकों का विकास हमने खोया है और बहुत मेहनत से और मशक्कत से एक शांति, अमन और विकास का माहौल बना है। और आज के तारीख में इस प्रकार का जो भर्तीकरण हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसको लेके हमको सभी को सतर्क होना है।
विदेश मंत्रालय को भी सतर्क रहना है, गृह मंत्रालय को भी सतर्क रहना है, क्योंकि असम एक बॉर्डर स्टेट है और कहीं ना कहीं पड़ोसी देशों की नजर भी हमारे इस प्रदेश पे है और कैसे शांति का वातावरण फैला सकती है। तो इंटेलिजेंस एजेंसीज और होम एजेंसीज को एक मुझे लगता है कि टीम असम में जाकर वहां के स्टेट गवर्नमेंट से बातचीत करके एक हल निकालना चाहिए। और क्यों ये जो मेन जो मुद्दा है जो युवाओं को भेज रहा है अल्फा के पास, वो है बेरोजगारी। बेरोजगारी के कारण एक हताशा हो गई है, उनको पता नहीं चल रहा है कि वो अपने घर को कैसे संभाले। अल्फा में जाके वो कुछ काम ऐसे करेंगे जिनमें उनको इजी मनी, चंद कुछ पैसे मिल जाएंगे, लेकिन इस पैसे के कारण जो उनका भविष्य नष्ट हो जाएगा, जो उनका घर उजड़ जाएगा, इसके बारे में चिंता नहीं करे। तो मुझे लगता है कि हम बार बार ये सरकार एक्ट ईस्ट की बात करती है, तो यही एक समय है, यही एक मुद्दा है जिसमें सरकार कोई एक्शन ले। धन्यवाद। श्री हसनैन मसूदी जी। बहुत शुक्रिया चेयरपर्सन साहिबा। मैं आपकी वसातत से एक संगीन मसला उठाना चाहता हूं जिसका सारे मुल्क में सामना है और जम्मू कश्मीर का भी ऐसे ही उस मामले का सामना है। हमारी आबादी का कोई 33% बच्चे हैं, तो उस 33% में से 3% स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं या डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं। इस जो 1/3 है, तो जो ये कोविड का मामला हुआ इससे उनके मुश्किलात बढ़ गई, क्योंकि पहले ही इस 3% जो हमारा डिफरेंटली एबल्ड है, इसमें से 1% है जो इसका सीवियर विजुअल इम्पेयरमेंट है, यानी बीनाई से महरूम है या कम बीनाई है उन बच्चों को। तो इस 1% जो है, इस 3% का 1% जो है, 1/3 है, उसके लिए सारे मुल्क में कोई व्यवस्था नहीं है, कोई एडुकेट अरेंजमेंट नहीं है इनकी तालीम का। अब देखिए, अगर लोकोमोटर कोई डिसेबिलिटी लोकोमोटर डिसेबिलिटी कोई हो, कोई डिफरेंटली एबल्ड हो, तो लेकिन वो स्कूल जा सकता है और स्कूल के साथ इंटीग्रेट हो सकता है। लेकिन जो बीनाई का मामला है, देखने का मामला है, तो ये सीवियर विजुअल इम्पेयरमेंट के लिए सारे मुल्क में जो होनी चाहिए एक व्यवस्था, वो नहीं है। दूसरी बात यह है, अब कोविड का सामना हुआ, कोविड की वजह से जो ट्रेडिशनल जो उनका जो तालीम का तरीका था वो मुतासिर हुआ। अब जो ऑनलाइन तालीम है इस सेगमेंट के लिए चेयरपर्सन साहिबा, मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, इस सेगमेंट के लिए जो सीवियर विजुअल इम्पेयरमेंट से या बीनाई से महरूम है या कम बीनाई है, उनके लिए ऑनलाइन एजुकेशन का भी कोई इंतजाम नहीं है। जो भी इक्विपमेंट अराउंड द वर्ल्ड इंटीग्रेट किए जा रहे हैं, इस्तेमाल में लिए जा रहे हैं, वो उनका कोई एक मिनट उपयोग नहीं। तो मेरा ये होगा, मेरी इज़्दा होगी कि सीवियर विजुअल इम्पेयरमेंट के लिए कोई एक खास पॉलिसी बनाई जाए ताकि इनको भी तालीम से महरूम रखा जाए। दूसरी बात यह है, जम्मू कश्मीर में तो बिल्कुल ही हाल अलग है। यहाँ सिर्फ श्रीनगर में एक अभिनंदा होम के नाम से एक स्कूल मौजूद था जो इनकी सुविधा के लिए था। वो भी जो भी सोसाइटी उसकी थी उससे लेकर सरकार को दिया गया और हालात जो उसके वो अबतर हो गए। तो जम्मू कश्मीर में भी तकरीबन हर एक डिवीजन में ये जो हम बीनाई से महरूम या कम बीनाई है या सीवियर SVI हम कहते हैं, उनके लिए जो ऑनलाइन एजुकेशन है, उस ऑनलाइन एजुकेशन का इंतजाम किया जाए, एहतमाम किया जाए। श्री हनुमान बेनीवाल जी। सभापति महोदय, पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने एक अत्यंत गंभीर मामला है राजस्थान का, उस पर बोलने का मुझे मौका दिया। हमारे देश की संसद ने शासन प्रशासन जवाबदेही पारदर्शिता और आम जन को शासन प्रशासन जुड़ी तमाम जानकारी सुलभ रूप से उपलब्ध, इसके लिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू किया। परंतु आज देश में RTI कार्यकर्ताओं पर लगातार जो हमले हो रहे हैं वो चिंता का विषय। सभापति महोदय, राजस्थान के बाड़मेर जिले के गिड़ा थाना में 22 दिसंबर 2021 को दर्ज FIR 270/21 की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए बताना चाहता हूं कि RTI कार्यकर्ता अमराराम गोदारा का अपहरण करके उस पर किए गए उस पर जानलेवा हमला किया। 21 दिसंबर 2021 को अमराराम का अपहरण करके उसके साथ बेरहमी से पिटाई की गई, पैरों में कीलें गाड़ दी गई और जगह जगह से उसकी हड्डियों को तोड़ दिया गया, ड्रिल मशीन से ड्रिल किया। और ये सब उसके साथ इसलिए किया गया कि उसने पंचायतों से जुड़े जानकारी सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मांग ली थी। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए वहां की सरकार और पुलिस को तत्काल हमले के साजिशकर्ताओं सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने की जरूरत थी, मगर आज तक साजिशकर्ता और मुख्य हमलावर पुलिस की गिरफ्त से दूर है।
प्रथम दृष्टया जब ये घटना घटित हुई तब वहां के पुलिस थाने के जिम्मेदारों की भूमिका भी संदिग्ध थी, क्योंकि हमलावर और साजिशकर्ताओं की थाना अधिकारी सहित अन्य स्टाफ के साथ निकटता जाहिर थी, इसलिए पुलिस ने कोई सख्त कदम नहीं उठाए। सभापति महोदय, केवल बाड़मेर जिले की बात करूं तो 10 आरटीआई कार्यकर्ताओं को धमकियां देने, उन पर हमले सहित अन्य मामले भी वहां के थानों में दर्ज है। ये इंगित करते हैं कि पुलिस आरटीआई कार्यकर्ताओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है। अमराराम गोदारा अपने बुजुर्ग पिता, पत्नी तथा छोटे बच्चों के साथ जयपुर में न्याय की गुहार लेकर 1 सप्ताह से भी अधिक समय से पुलिस कमिश्नरेट जयपुर के सामने शहीद स्मारक पर धरने पर बैठा है। उसके बावजूद सरकार और पुलिस गंभीर नहीं। तो हमले के कारण के पीछे 1 मिनट में मेरी बात समाप्त करूंगा। हमले में 4 हमलावरों को गिरफ्तार किया गया था, 1 अपराधी को जमानत मिल गई, 4 हमलावर अभी फरार है और पीड़ित अमराराम के अनुसार मुख्य साजिशकर्ता नगाराम उर्फ नगराज पूर्व सरपंच कुपलिया जो गेड़ा थाने का एसटी सीटर है, बांकाराम सरपंच परेव, राम रगलेगा जो गेड़ा प्रधान का पति है, मानाराम टीकमाराम जो इन पंचायतों में कॉन्ट्रैक्टर है, ये सभी अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है तथा तत्कालीन गिड़ा थानाधिकारी जयराम की भूमिका भी संदिग्ध थी। सभापति आरटीआई कार्यकर्ता अमराराम बाड़मेर जिले के कुंपलिया परेव चिमानियों की ढाणी पंचायतों में सरकार की योजनाओं से प्राप्त राशि वे कार्यों के विवरण आदि को लेकर सूचना का अधिकार के भौतिक सत्यापन करवाना चाहते थे। वे कार्यों में अनियमितता, भ्रष्टाचार जुड़े कागजों में प्रतियां लेना चाहते थे। इसके लिए उसमें संबंधित लोक सूचना अधिकारी के नाम आवेदन दिया। इसी कारण से अमराराम पे जानलेवा हमला हुआ। और ये 1 मिनट में बात समाप्त करता हूँ सभापति महोदय। मैं सरकार से मांग करूंगा कि देश की संसद ने सूचना का अधिकार अधिनियम बनाया और उसके संग संग भी केंद्र को हस्तक्षेप करने की जरूरत है, अन्यथा दबंगों द्वारा मिलीभगत से इस तरह हमले होते रहेंगे और खौफ के साए में फिर अधिकार का इस कानून का कोई उपयोग नहीं करेगा। जब सरकार अमराराम गोदार पर हुए जानलेवा हमले के मामले में राजस्थान सरकार को निर्देश करे कि सभी जिम्मेदार गिरफ्तार हो, अपराधी गिरफ्तार हो और जो साजिश करता था पुलिस के अधिकार हो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें। देश भर के अंदर आरटीआई कार्यकर्ताओं की जान की सुरक्षा कैसे, उस पर सदन को गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता। शपथ में मेरा लास्ट 1 सेकंड बात समाप्त करूं। शपथ एक सेकंड शपथ महोदय, केंद्र सरकार ने एक जो सूचना केंद्र द्वारा पारित सूचना प्रदत्ता संरक्षण अधिनियम 2011 में अभी तक केंद्र ने इसे नियम बनाकर अनुसूचित नहीं किया है। इस कारण भी आरटीआई कार्यकर्ताओं पर लगातार हमले हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं। इन्हें रोकने का मैकेनिज्म विकसित किया जाए, इस पर सरकार ध्यान दे और अमराराम गोदारा के परिवार को न्याय दिलाए, राजस्थान की सरकार को निर्देशित करे। श्री रघुराम कृष्ण राजू जी। Thank you, Honorable Ma'am. I would like to make a mention with regard to certain rights of the Member of Parliament. As a member of public grievance, I keep getting several grievances from the public. And recently I had come across one public grievance wherein it's some public spirited people, they have got some testings done of some liquor samples. And I only submitted the reports to the Honorable Prime Minister saying that XYZ some substances were there, this is for your kind information, and to suggest suitable steps to be taken to the state. But naturally, the Honorable Prime Minister's office would have forwarded, but that was taken as a criminal offense by the state, and even the officers who were not supposed to talk, they were telling that criminal cases and criminal defamation would be initiated and the public paper items were coming. So if the rights of the Member of Parliament in submitting the fact to the Prime Minister, if that is also questioned by the state, then how would the parliamentarians or the public representatives would be able to? It is very relevant. Let me talk, madam. See, this is the problem with regard to the state. That is why they were not allowing even to represent the things. And even there was a Supreme Court order that any public representative bringing the grievances of the public, even if it is against the governance, there shall not be any case that has to be taken up. But even sedition cases were being filed. See, imagine the nature of the people who use the words barking and all these things in the parliament. They should be sent out. They should be sent out from the house. They are indecent to be in this. Yeah, please. Let them be under control. Be under control. So I am only fighting. I am fighting for the rights of the parliamentarians to approach the Honorable Prime Minister and to bring the facts of the public grievances
The public representatives shall be given the freedom to freely talk. Even in the parliament, they were not allowing me to talk. They were not allowing me to go there. I am concluding. I request the Honorable Prime Minister to once again look into these matters wherein the rights of as the leader of the House, it's my request through you, Honorable Madam, to address the concerns of the public representatives. Thank you. Sri Ram Shiromani ji. माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्यान अति महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट कराना चाहूँगा। हम सभी सांसदों के पास क्षेत्र की गरीब जनता अपनी बीमारी के उपचार हेतु प्रधानमंत्री राहत कोष से आर्थिक सहायता करने के लिए निर्धन, गरीब, पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर लोग अपना प्रार्थना पत्र लेकर के आते हैं। उनमें से अधिकतर गंभीर बीमारी जैसे कैंसर, किडनी, हार्ट से गंभीर संबंधित रोगी होते हैं। हम सभी सांसद अपनी संतुष्टि पर माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र भेजते हैं, लेकिन राहत कोष से सहायता देते देते 2 से 3 माह का समय लग जाता है, जिससे रोगी की बीमारी गंभीर होने के कारण मृत्यु तक हो जाती है, जिससे उस परिवार में असमय मृत्यु होने से परिवार का ताना बाना बिगड़ जाता है। महोदय, आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से समस्त सांसदों की तरफ से मैं भी मांग करता हूं कि माननीय सांसदों की संस्तुति पर त्वरित कार्रवाई करने और समय पर प्रधानमंत्री राहत कोष 10 से 15 दिनों के अंदर मंजूर कर गंभीर रोगियों की जान बचाने की व्यवस्था करने की कृपा करें और हम सांसद लोगों के राहत कोष से कम 1 वर्ष में 100 आवेदनों को स्वीकृति करने की सीमा बढ़ाई जाए। धन्यवाद। श्री सुमेधानंद सरस्वती जी। धन्यवाद सभापति महोदय, मुझे शून्यकाल में बोलने का अवसर दिया। मेरे लोकसभा क्षेत्र सीकर में पिछले कुछ वर्षों से पानी का बहुत बड़ा संकट है, पीने के पानी का खासतौर से। मेरे लोकसभा की 6 विधानसभा ऐसी हैं जिसमें जो बोतल का पानी था वो सूख गया और लगभग ट्यूबवेल्स जो हैं वो ड्राई हो गए, हैंडपंप भी ड्राई हो गए, और उसका परिणाम ये है कि लोगों को एक घड़ा पानी के लिए बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है। मेरा भारत सरकार से निवेदन है कि वहाँ पानी की व्यवस्था, वहाँ कुंभाराम लिफ्ट कैनाल की चर्चा बार बार चलती रहती है, प्रोजेक्ट बना, लेकिन वो धरातल पर नहीं आ पाया। अभी राज्य सरकार ने भी घोषणा की कि भाई हम कुंभाराम लिफ्ट कैनाल का पानी लेकर के आएंगे। तो मेरा जल शक्ति मंत्री और भारत सरकार से माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन है कि सीकर जिले को पानी पीने की व्यवस्था की जाए, वो नहर के माध्यम से हो, कुंभाराम लिफ्ट कैनाल के माध्यम से हो या यमुना के जोड़ने से पानी की व्यवस्था हो। 6-7 विधानसभा हमारी ऐसी हैं जिसमें पानी के संकट है। ये मेरा निवेदन है। धन्यवाद। श्री सुखवीर सिंह जौनपुरिया जी। महोदय, जैसा कि अभी माननीय सुवेंद्र जी ने कहा है, मेरे पास ये है कि मेरे जिले में पानी तो बहुत है, लेकिन मेरे पानी को प्रदेश की गवर्नमेंट जयपुर में ले जा रही है, अजमेर ले जा रही है, ब्यावर ले जा रही है, और मेरे क्षेत्र का पानी काटा जा रहा है। तो मैं आपके माध्यम कहना चाहता हूं कि कम से कम मेरा पानी मेरे को मिलना चाहिए, उसके बाद बाहर जाना चाहिए। इसी के संदर्भ में अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का मौका दिया। मैं आपके सामने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाना चाहता हूं कि पूरे देश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गरीब परिवारों को खाद्य सामग्री दी जाती है। केंद्र सरकार की यह योजना गरीब परिवारों के लिए बहुत ही लाभदायक है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, यह योजना कोरोना काल को देखते हुए इसकी अवधि और बढ़ाई जाए, जो 22 मार्च 2022 तक की गई है, जिससे कि गरीब लोगों को चेहरे पर खुशी की लहर साफ दिखाई दे रही है। क्योंकि 4 प्रदेशों में जो चुनाव हुए उसमें सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के वोट में हिस्सा लिया है। ये उन गरीब आदमियों ने अपना खाद्य सामग्री का वो दिखाया। सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र में 2 जिले आते हैं, जिनमें जिला टोंक और सवाई माधोपुर हैं। इन दोनों जिलों में और पूरे प्रदेश में आपने प्रदेश की सरकार ने पोर्टल को बंद कर रखा है। किसी भी गरीब आदमी का खाद्य सुरक्षा में नाम नहीं जुड़ पाता। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि केंद्र सरकार इसमें दखलंदाजी करे और राज्य सरकार को निर्देश दे
ताकि उसके पोर्टल को खोले और जो गरीब आदमी है जिनका माननीय प्रधानमंत्री राशन देना चाहते हैं, उन गरीब लोगों को उनको राशन मिले, मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है। ठीक है, धन्यवाद। डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी। धन्यवाद सभापति महोदया। मैं इस सदन एवं आपके माध्यम से अपने संसदीय क्षेत्र गोपालगंज में स्वीकृत इथेनॉल फैक्ट्रीज की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। महोदया, वर्ष 2007 में हमारे परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने इथेनॉल प्लांट लगाने पर जोर दिया था और उन्होंने केंद्र सरकार को चिट्ठी भी लिखी थी, जिसके कारण पूरे बिहार में 17 से ज्यादा इथेनॉल फैक्ट्रीज लगाने का काम शुरू हुआ। मेरे संसदीय क्षेत्र गोपालगंज में इथेनॉल फैक्ट्री के 4 यूनिट दी गई। पूरे बिहार में 35.2 करोड़ लीटर फ्यूल हर साल पैदा करने का लक्ष्य है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि रिसोर्सेज जैसा कि शुगर केन, सीरा, मक्का, गेहूं इत्यादि जो कि इथेनॉल तैयार करने के लिए जरूरी है, वह पर्याप्त मात्रा में बिहार में मौजूद है। पूरे बिहार में इथेनॉल उत्पादन के लिए इमेंस पोटेंशियल है। अतः महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस से निवेदन करता हूं कि बिहार में एवं मेरे संसदीय क्षेत्र गोपालगंज में विस्तृत शुगर मिल्स एवं बंद पड़े मीरगंज शुगर मिल्स में आवश्यक सहायता यथाशीघ्र दी जाए ताकि इथेनॉल का उत्पादन जल्द से जल्द शुरू हो सके। धन्यवाद सभापति महोदया। बहुत अच्छा, लेकिन विषय आपका थावे जंक्शन का था, रेल सेवा का आपका विषय चेंज करने का दिए थे। अच्छा, दिए थे, ठीक है, धन्यवाद। श्री तालारी रंगैया जी। Thank you, Speaker Ma'am, for this opportunity to speak on important matter. CUET Common University Entrance Test 2022 has been scheduled by the NTA, National Test Agency, for the admission of undergraduate courses in the 45 universities, central universities in the country. But there is no single entrance test examination center in Rayalaseema region. Rayalaseema region is known for backward, economically backward and educationally backward. One examination center is very essential for the students. I request the concerned authorities to conduct entrance examination in any one of the district headquarters of Rayalaseema region, Anantapur, Kurnool, Kadapa or Tirupati में. Thank you very much. ये नहीं आए हैं ना, मल्लुक नागर जी नहीं। बहुत अच्छा। श्री प्रदीप कुमार चौधरी जी। श्री अरविंद शर्मा जी। धन्यवाद सभापति मैडम। मैडम, मैं आपके माध्यम से एक तो धारा 370 और 35A माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में हमारे गृह मंत्री, एक बहुत बड़ा काम हुआ देश की अखंडता के लिए। और मैं अब आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी को कहूंगा कि एक उच्च स्तरीय, अब हम अलग अलग माध्यमों से देख रहे हैं कि वहां क्या हुआ। कश्मीरी पंडित, हमारे गुजर भाई, हमारे दलित, और भी उसको बिल्कुल हिंदुत्व को कुचलने की कोशिश की गई। हम अलग अलग माध्यमों से देख रहे हैं, लेकिन सच्चाई कैसे सामने आए, मेरी दरखास्त है आपसे, आपके माध्यम से, कि एक उच्च स्तरीय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता, जस्टिस, सिटिंग जस्टिस की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बैठाई जाए, एक आयोग बैठाया जाए, जिससे कि बिल्कुल दूध का दूध, पानी का पानी पता लगे कि वाकई में हुआ क्या था। अलग अलग माध्यमों से जो हो आ रहा है वो ऑथेंटिक है या नहीं है, लेकिन एक ये जांच बैठा करके कि वाकई में वहां पर कितना नुकसान हुआ है और कितना जो है लोगों के साथ जाती हुई है, ये सब तथ्य जो है सामने आना चाहिए। ये मेरी आपके जरिए से मांग है। बहुत थैंक यू। श्री रितेश पांडे जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अधिष्ठाता महोदय। मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश और मेरे क्षेत्र अम्बेडकर नगर के में जो एक पनप रही बहुत ही गंभीर समस्या है, उसको यहाँ पे उभारना चाहता हूँ। माननीय अधिष्ठाता महोदय, टांडा, जलालपुर, गोसाईगंज, कटहरी और अकबरपुर, ये जो 5 विधानसभाएं हैं मेरे क्षेत्र में, यहाँ पे बहुत ही व्यापक तरीके से स्मैक का गोरख धंधा किया जा रहा है। ये पूरे उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। जिस प्रकार से पहले पंजाब को इस नशीले पदार्थ में वहां के नौजवानों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था, आज वही स्थिति उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे पनप रही है।
उत्तर प्रदेश की सरकार अपनी कानून व्यवस्था को लेकर के हर जगह एक बड़ा ढिंडोरा पीटती है। जनता ने उसको एक प्रकार से उसको जो है अपनी मंजूरी भी देते हुए सत्ता फिर से उनके हाथ में दी है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस को इस व्यापक समस्या को संज्ञान में लेकर के जो ये स्मैक का क्या कहते हैं आयात होता है हमारे पूरे प्रदेश के अंदर पड़ोसी देशों से, उसको रोकने का काम करे और नौजवानों को जिनके पास आज बेरोजगारी के कारण जो लोग पूरी तरह से अपना हौसला खो चुके हैं और लाचार हो चुके हैं और उनके पास कोई चारा नहीं बचता और आसानी से ड्रग्स के चंगल में फंसने का काम करते हैं, उसको रोकने के लिए कोई एक व्यापक स्कीम चलाई जाए और नौजवानों को इस बीमारी से उबार करके उनको फिर से मुख्यधारा में लाने के लिए एक कार्य किया जाए। आपके माध्यम से मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं, आपने इस समस्या को सुनने का काम किया। श्री जगदम्बिका पाल जी। मैं आपका अत्यंत आभारी हूं अधिष्ठाता महोदया और अध्यक्ष जी का कि इस शून्य प्रहर में हम लोगों को अपने क्षेत्र के ज्वलंत और अत्यंत लोक महत्व और अवलंबनीय प्रश्न को उठाने की अनुज्ञा मिलती है। मैं आपका ध्यान अपने तथागत गौतम बुद्ध की जन्मस्थली कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। आज वहां देश के नहीं विदेशों से भी लाखों पर्यटक आते हैं और अब वहां मीटर गेज से ब्रॉड गेज हो गई और जो जिला मुख्यालय की रेलवे क्रॉसिंग थी भीमा पार की, अब नेशनल हाईवे 233 बन जाने के कारण वो कई किलोमीटर लंबा एक फ्लाईओवर बन गया और नीचे जो एक रेलवे का पार था वो उसको बंद कर दिया, जिसके कारण जितने वहाँ पे स्कूल थे, हॉस्पिटल थे, वहाँ पे और तमाम गांव के लोगों को आने की बहुत कठिनाई हो गई। एक लगातार मांग है, लोग वहाँ पे धरना भी दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं कि अगर उस रेलवे के फाटक को बंद कर दिया गया है तो आरयूबी रेलवे अंडर ब्रिज बना दिया जाए। इस संबंध में मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि वो तथागत गौतम बुद्ध की धरती है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, आकांक्षा जनपद है और उस जनपद में भीमा पार के रेलवे क्रॉसिंग पे आरयूबी बनाने का एक निर्देश दें, जिससे कि वहां के लाखों लोगों को आवागमन की सुविधा मिल सके। धन्यवाद। बहुत अच्छा।